प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में ऐसे दो आदमियों से हमेशा बच के रहना। पहले वो जो कि आपके अंदर ऐसी कोई कमी है ही नहीं और वो कहने लगे कि आप में एक कमी है, और दूसरे वो आप में कोई ऐसी खूबी है ही नहीं और वे कहते कि आप में जोरदार खूबी है। मैं धनंजय जैन आप सभी का प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक राजा जो कि निसंतान था, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर जब बढ़ रहा था तो उसके मन में आया कि क्यों नहीं अब मेरे पीछे इस राज्य की बागडोर मैं किसी और को सौंप दूं। पर किसे सौंपूं? कौन है ऐसा जो इस राज्य को मेरे से भी अच्छे से चला सके? राजा ने अपने इष्ट मित्रों को और मंत्रीगणों को बुलाया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। राजा की बात सुनकर कतिपय दोस्तों ने, मित्रों ने और मंत्रीगणों ने कहा कि एक काम कीजिए, आप किसी भी एक लड़के को गोद ले लीजिए, दत्तक ले लीजिए और उसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। पर राजा को यह बात कुछ जची नहीं। दूसरों ने कहा कि राजन, आपके राज दरबार के अंदर एक से बढ़कर एक विद्वान है, बुद्धिमान है, और आप उन्हें भली भांति से जानते हो, इतने वर्षों से आप देख रहे हो, तो उन्हीं में से जिसमें कोई योग्यता हो, जो आपके राज्य की धुरा को अपने कंधों के ऊपर आराम से वहन करने में सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए। राजा को भी यह बात नहीं जची। किसी ने कहा कि हमारा इतिहास गवाही है, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो पता चलता है कि यह हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। जब किसी राजा को संतति नहीं होती है तो वे प्रतियोगिता लेते हैं चयन करने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ राजा बनने की क्षमता किसमें है। तो आप ऐसा कुछ कीजिए। प्रतियोगिता थोड़ा कुछ राजा को जमने लगा, पर सोचा कि हाँ, मैं खुद किसी की भी परीक्षा लेकर जिसमें योग्यता है उसको चुन सकता हूं। राजा ने कहा कि तुम अनाउंस कर दो कि राजा अपने उत्तराधिकारी को स्वयं खोजेगा और वो इंटरव्यू लेगा। जो भी राजा बनना चाहता है अपना इंटरव्यू दे, मैं कुछ सवाल उनसे पूछूंगा और यदि मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे सही सवालों का सही जवाब दे रहे हैं तो हम उसे राज्य की धुरा सौंप देंगे। कईयों ने कहा पर कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, उम्र होनी चाहिए, किस उम्र के लोग आपसे। नहीं, मेरे पास भरपूर समय है और इस प्रजा की देखभाल करने वाला कोई योग्य पुरुष के लिए मैं अपना सारा समय देने के लिए तैयार हूं और मैं हर तरह से परीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। दूर दूर तक ये बात फैल गई, गांव में, कस्बों में भी ये बात फैल गई। एक गांव के अंदर एक किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। किसान का एक ही लड़का था। जब उसने भी ये सुना तो उसने कहा कि पिताजी, मैं भी जाना चाहता हूं और राजा के सवालों का जवाब देना चाहता हूं, क्या पता मैं राजा बन जाऊं। किसान ने कहा कि बेटा, हम किसान हैं, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी करके हम अपना उदर पोषण करते हैं। तुम फालतू की बातें अपने दिमाग में मत लाओ। जो चीज असंभव है, जो कभी भी संभव नहीं हो सकती, उसके बारे में विचार करना भी मूर्खता है।
बेटा ने बोला कि पिताश्री आप कैसी बात कर रहे हो? क्या इसका मतलब गरीब लोगों ने सपने नहीं देखने चाहिए? क्या गरीब कभी भी अमीर नहीं बन सकता है? क्या आपको मेरी काबिलियत के ऊपर विश्वास नहीं है? लड़का बुद्धिमान था, होशियार था, संस्कारी था। पिताजी ने कहा कि मैं मानता हूं कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत समझदार भी हो, पर बेटा कहां हम लोग और कहां राजकारण, राजपाट को संभालना इतना आसान नहीं है। हमारे पास रहन सहन के कपड़े भी नहीं है। हमारा हुलिया देखो कैसा है। हम इस तरह से 10 बार रगड़े ना तो मिट्टी की परत, मेल की परत जमी हुई है हमारे शरीर के ऊपर। हम लोग मेहनत कर सकते हैं, पर समस्याओं का समाधान करना, राज्य की धुरा को वहन करना इतना आसान नहीं है। किसान की पत्नी बाहर आती है और कहती कि बेटा जब इतनी जिद कर रहा है तो जाने भी दीजिए ना। ठीक है, बेटे को तैयार करने के लिए वह कृषक अपनी पत्नी को बोल देता है कि तुम इसे तैयार करो। लड़का सोचता है कि मैं जा रहा हूं इंटरव्यू देने, परीक्षा देने, तो कम से कम मेरे कपड़े ढंग के होने चाहिए। गरीब थे। उसने कहा कि पिताजी कुछ तो कीजिए, मुझे कम से कम एक जैकेट तो दिला दीजिए। इधर उधर से किसान ने कुछ पैसे लिए और उसे जैकेट उसको दिला दिया। लड़का स्मार्ट था। उसने सोचा कि अब राजा जी के पास जाऊंगा तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, मैं अच्छा दिख रहा हूं। राजा के राजभवन में जाने के पहले एक परकोटा था। उस परकोटे के बाहर एक भिखारी सर्दी से ठिठुर रहा था, कांप रहा था, और वो गुहार लगा रहा था कि भाई कोई मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कई लोग आते चले जाते और उस भिखारी की तरफ उपेक्षा की भाव से देखते हुए बढ़ जाते। इस लड़के ने भी देखा, इसने भी सुना, तो तनिक ठिठका और रुक कर सोचने लगा कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगा। मैं खुद ही ये उधार की जैकेट पहन के आया हूं। पिताजी ने इधर उधर से पैसे करके इकट्ठे ये जैकेट ली है, और ये एक ही चीज है जो इसकी ठंडी बचा सकती है, पर मैं इसे क्यों दूं। दूसरे क्षण मन के अंदर विचार आया, पर यह बेचारा बूढ़ा ठंड से ठिठुरते हुए मर जाएगा तो कैसे, मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जैकेट उतारी और उस बूढ़े भिखारी को पहना दी। दोस्तों, थोड़ा मन के अंदर सुकून महसूस हुआ, वही अपने पुराने कपड़ों में आगे बढ़ गया। दरबार के पूर्व कुछ अतिथि सत्कार के हेतु आने वाले आगंतुकों का सम्मान और सत्कार करने के लिए राज दरबारी, राज प्रहरी वहाँ पे तैनात थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम भी इंटरव्यू देने आए हो क्या, तो बैठिए, हो तनिक बैठो, विश्राम करो, थके हो, जलपान की भी व्यवस्था तुम्हारे लिए यहाँ पर की गई है। और लड़के को वहाँ पर बैठा दिया गया। थका हुआ था, पैदल ही पद यात्रा करते हुए वो आया था। तनिक विश्राम लिया, जलपान लिया। 2, 2.5, 3 घंटे के पश्चात जब इसका नंबर आया तो राजभवन के अंदर प्रविष्ट होता है। जहाँ पर इंटरव्यू होना होता है वहाँ पर अंदर इसको छोड़ दिया जाता है, पर वहाँ देखता है तो कोई भी नहीं। सोचता है कि यहाँ तो राजा है नहीं, कोई भी नहीं है मेरा परीक्षा लेने वाला, अब मैं क्या करूं। इसी उहापोह में था कि राजा अंदर प्रवेश करते
पर जैसे ही वो राजा को देखता है उसके पैरों तले धरती खिसक जाती है। ये तो वही भिखारी है, मेरी ही जैकेट पहना हुआ है। अरे राजा है क्या भिखारी है? भिखारी का रूप धारण करके इसने मेरी भी जैकेट उतरवा ली। ये क्या मुझे राजपाट देगा? तरह तरह के मन के अंदर विचार उसके उद्भूत हो ही रहे थे और उसने इशारे से ही पूछ लिया कि राजन। राजा ने हंसते हुए कहा कि बैठो। एक छोटी सी परीक्षा थी, उसमें तुम पास हो गए और मैं आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा नया करता हूं ताकि इस देश को एक अच्छा और योग्य राजा मिल जाए। और आज कई दिनों की तपस्या के पश्चात तुम मुझे योग्य राजा के रूप में प्राप्त हुए हो। मैं और राजा? आपने बिना सोचे समझे इतना सब कुछ सोच लिया। मैंने तो सिर्फ एक जैकेट दी कि हाँ, तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ था ही नहीं। तुम्हारी ये परिस्थिति देखकर, तुम्हारी वेशभूषा देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीब हो और हो सकता है ये जैकेट भी तुमने कहीं से उधार ली हो। हाँ, पर जैकेट और कहाँ राजपाट कि हाँ, निस्वार्थ भावना से तुम जानते थे कि ये एक ही है मेरे पास, मेरी लाज रखने वाली जैकेट, जो मैं अच्छा दिखूंगा। तुमने वो भी इंटरव्यू के पहले उस भिखारी को दे दी। ये तक नहीं सोचा कि राजा के सामने कैसे जाऊंगा, मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो मानवता का गुण है, दूसरों की सहायता करने का जो गुण है, वो अद्वितीय है और राज्य को ऐसा ही उत्तराधिकारी चाहिए जो अपने लिए नहीं सोचे, अपनी प्रजा के लिए पहले सोचे। और तुम इस परीक्षा के अंदर सफल हो गए हो। कहानी छोटी सी है दोस्तों। दूसरों के लिए जब हम जीना शुरू कर देते हैं, जिंदगी सफल हो जाती है। अरे दोस्तों, दूसरों के लिए एक बार सोच के तो देखो। आज तक हम अपने आप के लिए जिए हैं, परिवार के लिए जिए हैं, समाज के लिए जिए हैं, पर उन अनाथों के लिए, उन असहायों के लिए, उन गरीबों के लिए तनिक मन के अंदर थोड़ा सा विचार लाकर आप निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ की भावना वहां पर होती ही नहीं है। ये जानता था लड़का कि ये गरीब भिखारी जो मैं जैकेट दे रहा हूं, इसके बदले में मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उल्टा मेरा चला जाएगा। जहां निस्वार्थ भावना आ जाती है दोस्तों, देखिए आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कार होने प्रारंभ हो जाते हैं। आप एक बार निस्वार्थ भावना से किसी असहायों की सहायता करके देखिए, आपके लिए हजारों रास्ते कामयाबी के ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन एक कहानी सुनते हुए ये शेयर करते जाइए, ये कहानियाँ फॉरवर्ड करते जाइए। क्या पता किसके जीवन के अंदर कौन सी कहानी सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो जाए और उसका सारा पुण्य का श्रेय आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।